हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस की यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास सीरीज़ में। तो डेली हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है ये, और आपके दिसंबर एग्जामिनेशन तक ये सीरीज़ चलने वाला है डेली इसी चैनल पे। तो अभी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज है 11 सितंबर, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और आपके जो री एग्जामिनेशन हुआ है अगस्त वाला, उसमें आया हुआ ही ये प्रश्न है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न भी था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं या रिसोर्सेज हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जिसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, जिसे दोबारा जो है वो चार्ज किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है। इनमें से कौन से हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं। पहला है आपका बायोडीजल, दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, तीसरा है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, चौथा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और पांचवा है पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल जो है ना वो ऑर्गेनिक मटेरियल से, प्लांट से, इनसे बनता है, और ये जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी है ना। तो ये जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो ए तो होगा ही होगा। अगला है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें ऐसे मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो कि इस पृथ्वी पे लिमिटेड अमाउंट में ही है, और इसीलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, आपको पता है कि सूरज की जो रोशनी है उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है ये। हम इसको प्लेट्स के जरिए बैटरी में स्टोर करते हैं। तो सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि अनलिमिटेड सोलर एनर्जी जो है वो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है ना उसकी कमी नहीं है इस पृथ्वी पे, जो सनलाइट है। तो इसलिए ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑफ कोर्स ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है ना, यानी ये पानी से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी होती है, तो क्योंकि पानी जो है वो तो फ्लो होता है और उससे आप बनाते हैं, है ना। फिर विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, ये भी अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, इसमें कोई लिमिट नहीं है इसका, है ना। और इसीलिए जो पवन ऊर्जा है ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो बायोडीजल, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और विंड एनर्जी, यानी ए, सी, डी और ई। तो ए, सी, डी, ई किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, तो ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन्स। बताइए विभिन्न समयावधि से संबंधित दस्तावेजों का गुणात्मक सामग्री विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है। ये भी आपका, ये पहले एग्जाम में आपके आ चुका है, अभी जो री एग्जाम हुआ था। पहला है क्रॉस सेक्शनल स्टडी या क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, तीसरा है केस स्टडी डिज़ाइन, और चौथा है कंपैरेटिव डिज़ाइन। तो इसमें भी बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट था, और जो इसका करेंट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, है ना। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, आप सेम सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट है, इसको आप डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में रीड करते हो, है ना। अलग अलग टाइम पीरियड में एक ही सब्जेक्ट को अगर आप रीड कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन, है ना। ये कोई भी चेंज या डेवलपमेंट हो रहा है अगर समय के साथ, तो इसको नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च डिज़ाइन है। और इस केस में क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट का फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड, तो ये लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को ही फिट करता है, क्योंकि ऑब्जर्व हम करते हैं इसमें चेंजेस या ट्रेंड ओवर द टाइम। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उस दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है जहां शिक्षक बातचीत और खोज के माध्यम से ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। Which among the following methods best reflects an approach where teachers facilitate the process of constructing knowledge through interaction and discovery? यहाँ इंटरेक्शन और डिस्कवरी के बारे में बात हो रहा है,
और मेथड के बारे में बात हो रहा है कि कौन सा मेथड है अगर हम जिसमें इंटरेक्शन या डिस्कवरी करते हैं। तो जब भी बात आ जाए इंटरेक्शन और डिस्कवरी की, तो यहाँ पर याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक मेथड, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड अलाउ करता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको कि वो नॉलेज को डिस्कवर करें, जो ज्ञान है उसको खोजें, डिस्कवर करें। और ये कैसे करेंगे? खुद से एक्सप्लोर करके और इंटरेक्ट करके। याद रखिएगा इस चीज़ को, इसी को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। तो टीचर जो है ना इसमें फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं। फैसिलिटेटर मतलब जहाँ भी उनको प्रॉब्लम आएगा वहाँ टीचर हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे, लेकिन उनको खुद से ही डिस्कवर करना होता है। और ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप का लर्निंग होता है यहाँ पर। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं ये बच्चे यहाँ पर। तो ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाएगा, है ना। डायडेक्टिक मेथड जो है ये आप जो है लेक्चर मेथड की तरह ही मान सकते हैं। और सोक्रेटिक मेथड मतलब ये क्वेश्चन आंसर विधि जो होता है ना, प्रश्न उत्तर विधि। लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि आपको मालूम ही है लेक्चर मेथड की तरह। तो यहाँ पर उपदेश देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होता है, यहाँ पर जो है व्याख्यान करते हैं। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ना, इसमें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद का नॉलेज, खुद का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के वातावरण में प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, याद रखिएगा नॉट। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो नॉट को आप हाईलाइट कर लिया करिए। पहला है संदेश की स्पष्टता यानी क्लैरिटी ऑफ अ मैसेज। दूसरा है फीडबैक से जुड़ना यानी इंगेजिंग विद फीडबैक। तीसरा है वन वे ट्रांसमिशन यानी एक तरफा प्रसारण। और चौथा है अशाब्दिक संकेत यानी नॉन वर्बल क्यूज। कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? यानी इसमें 3 इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। प्रभावी संचार कब होता है? जब आप मैसेज क्लियर भेजते हैं, आपका मैसेज जो है वो सही तरीके से रिसीवर तक पहुंच जाता है, रिसीवर वो फीडबैक दे देते हैं आपको, है ना। और उसमें गैर शाब्दिक और शाब्दिक दोनों ही तरीके के क्यूज होते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यही अगर हम बात करें वन वे ट्रांसमिशन यानी एक तरफा प्रसारण, तो एक तरफा प्रसारण क्या होता है कि जो सेंडर है उन्होंने कोई भी मैसेज इनकोड किया और वो रिसीवर तक भेज दिया, रिसीवर ने इस मैसेज को रिसीव कर लिया, ओके, सेंडर से रिसीवर तक ये चला गया। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि रिसीवर जो है यहाँ पर फीडबैक नहीं देते हैं और इस वजह से ये एक तरफा हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है शैनन वीवर मॉडल। शैनन वीवर मॉडल के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ और बीच बीच में ऐसे ही रिवीजन कराता रहूँगा। शैनन वीवर मॉडल जो है ना, ये वन वे मॉडल है और इसी में नॉइज़ वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, शैनन वीवर मॉडल। स्क्रैम्स मॉडल जो है वो 2 तरफा या 2 वे मॉडल है, या हम कह सकते हैं कि जो स्क्रैम्स मॉडल है ना, इसमें फीडबैक का जो मैकेनिज्म है वो पहली बार आया था। तो इसलिए जो वन वे ट्रांसमिशन है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक विशेषता नहीं है, एक तरफा प्रसारण, और इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि पूछा इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अप्रोचेज इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर डिकेड्स इन डिफरेंट रीजन्स यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। बताइए कि गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के संयोजन का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में दशकों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है ना मैंने बनाया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए बनाया है क्योंकि इसी टाइप के जो है ना अब लंबे लंबे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ रहा है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से आपको फ़ायदा होने वाला है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस टाइप के और क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए कि नहीं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ये हमारा सीरीज और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर एक पॉजिटिव कमेंट नीचे दे दीजिएगा ताकि ये सेशंस जो है जारी रहें फ्यूचर में भी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम डिकेड्स में चेंज को देखें, क्लाइमेट चेंज को देखें अलग अलग रीजन्स में, और हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का जो है कॉम्बिनेशन अगर इस्तेमाल करें, तो बताइए कि कौन सा रिसर्च अप्रोच जो है ना इसके लिए बेस्ट होगा। पहला है मिक्स्ड मेथड अप्रोच, दूसरा है हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक रिसर्च या अनुसंधान, तीसरा है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान, और चौथा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान। तो अगर हम बात करें हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का, तो आपको मालूम है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना तो वो मिक्स्ड मेथड अप्रोच होता है। मिक्स्ड मेथड अप्रोच जो हमें अलाउ करता है कि हम क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डेटा को यूज़ करें, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्टडी है ना
जैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें देखना है ओवर द टाइम, तो ये एक जटिल स्टडी है ना, कॉम्प्लेक्स स्टडी है, और इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है पैटर्न को एनालाइज करने में, ट्रेंड्स को समझने में, और अंडरलाइंग फैक्टर्स जो भी लाई कर रहे हैं उसको समझने में, और इसीलिए हम मिक्स्ड मेथड अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार जो है पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनमें स्टेटमेंट्स होते हैं, और इसमें बच्चे जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है उनका, और टाइम टेकिंग होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। In a research study, a teacher wants to understand students' stress levels during exams. Which sampling technique should be used if the teacher decide to pick students from each grade randomly in proportion to the number of students in each grade? एक शोध अध्ययन है, इसमें एक शिक्षक परीक्षा के दौरान छात्रों के तनाव के स्तर को समझना चाहते हैं, कितना उनके दिमाग पर प्रेशर हो रहा है इसको समझना चाहते हैं। यदि शिक्षक प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुपात में यादृच्छिक रूप से प्रत्येक कक्षा के छात्रों को चुनने का निर्णय लेते हैं, तो कौन सी नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए? बताइए कि रैंडमली अगर वो प्रोपोर्शन में लेना चाहते हैं तो कौन सा जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे? पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग, और चौथा है व्यवस्थित नमूनाकरण या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो इस केस में अगर हम देखें तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए, है ना। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि देखिए हर ग्रेड से स्टूडेंट्स को लेना है, तो यानी यहाँ पर हमें स्ट्रेटा फॉर्म करना होगा, स्ट्रेटम या स्ट्रेटा हम इसे कहते हैं, और ये ना प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करेगा हमारे सैंपल को, है ना। क्योंकि स्ट्रेटा हम बना रहे हैं तो इस रैंडम सैम्पलिंग ही करेंगे, लेकिन उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे और स्ट्रेटा बना के करेंगे। स्ट्रेटा बनाने से ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल जो सैंपल है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उस रिजल्ट को हम समझ पाएंगे। स्ट्रेस लेवल अगर इस केस में समझना है तो इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्तरीकरण यादृच्छिक नमूनाकरण का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When a teacher aims to evaluate the learning outcome of students through performance in a real world task, which of the following assessment methods should be used? बताइए, जब एक शिक्षक का लक्ष्य वास्तविक दुनिया के कार्य में प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना है, तो निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए? एक टीचर हैं, वो एम कर रहे हैं कि जो लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स का, है ना, यानी कि जो भी छात्र पढ़ रहे हैं तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है, क्या सीख पा रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड टास्क के जरिए अगर उसको जो है ये जानना चाहते हैं, इवेलुएट करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा इवेलुएशन मेथड या असेसमेंट मेथड वो यूज़ करेंगे रियल वर्ल्ड टास्क से जो है वो जानना चाहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है समेटिव असेसमेंट, तीसरा है ऑथेंटिक असेसमेंट, और चौथा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और ये एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको मालूम है कि जो भी क्लास ले रहे हैं तो क्लास के दौरान ही हमने कुछ टेस्ट लिया, कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया, कुछ क्वेश्चंस प्रोब कर दिया, और बच्चों के नॉलेज को लेवल को जानने के लिए फिर उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, उनकी जो नॉलेज है वो कितनी है, या फिर समझ जो है वो आ रहा है कि नहीं टॉपिक, ये जानने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द क्लास होता है ये। वही समेटिव असेसमेंट एंड टर्म में होता है, यानी कि जब पूरा हो जाता है आपका सिलेबस तो उसके बाद जो है उसका टेस्ट लेने के लिए हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम कुछ डायग्नोज करने के लिए करते हैं कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये डायग्नोज करने के लिए। लेकिन ऑथेंटिक असेसमेंट जो होता है ना, इसमें आप स्टूडेंट की एबिलिटी रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, जो रियल वर्ल्ड है उसके संदर्भ में स्टूडेंट्स की समझ क्या है, वो जो पढ़ पा रहे हैं उसको वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं रियल वर्ल्ड में। तो ये असेसमेंट जो है ना, ये रेलेवेंट और एप्लीकेबल रियल लाइफ सिनेरियोज के लिए यूज होता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ऑथेंटिक असेसमेंट या प्रमाणिक मूल्यांकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स कैन को क्रिएट, शेयर एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स इन रियल टाइम? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म सहयोगात्मक शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां छात्र वास्तविक समय में दस्तावेजों का सह बना सकते हैं, साझा कर सकते हैं और संपादित कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पर नाम है। बताना है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कोलैबोरेट करने के लिए, एक दूसरे से जो है जुड़ के और सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? पहला है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं, तीसरा है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, और चौथा है ई पोर्टफोलियो सिस्टम।
तो देखिए, अगर आप को क्रिएट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं और एडिट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को रियल टाइम में, तो इसके लिए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आते हैं, है ना। क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म जो कि आपको ये करने में सक्षम बनाते हैं। एक ऐप आता है, नोट टेकिंग ही ऐप ले लो, एवर नोट नाम से आता है। अगर उस ऐप को आप देखेंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 3 लोगों की मान लीजिए आपकी टीम है, तीनों लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर एक आपने पेपर ओपन कर लिया। अब तीनों लोग ही उसमें जो भी लिखेंगे वो तीनों लोग के यहाँ अपडेट होगा। तो आपने को क्रिएट कर लिया, फिर उसको आप शेयर भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हैं। मेरा लिखा हुआ आप एडिट कर देंगे, आपका लिखा हुआ मैं एडिट कर सकता हूँ, कोई तीसरा कर सकता है, जो भी उस टीम में रहेगा। तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म से ये पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर रियल टाइम में सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ ये पढ़ाई करने के लिए होता है। कोर्सेज़ बनाई गई हैं ताकि वहाँ से स्किल सीख सको, लर्निंग कर सको। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपके स्कूल या कॉलेज में लागू होने वाला जो है एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। जैसे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क देना चाहते हैं या फिर कुछ नोटिस स्कूल देना चाहता है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को सबमिट करना चाहते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स, जितने स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली स्कूल में, वो सभी जो है इसके जरिए एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है शेयर किया जा सकता है। वहीं ई पोर्टफोलियो सिस्टम में जो स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी काम है वहाँ पर स्टोर होते हैं, और एक जगह पे सारी चीज़ें स्टोर होने से क्या होता है कि बाद में अगर टीचर चाहें तो वो देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस रहा स्टूडेंट का ओवर द टाइम। तो इसका क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लेवल प्रपोज्ड बाई H.C. मॉरिसन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद कॉम्प्रीहेंशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे ही कॉम्प्रीहेंशन और रिलेशनशिप के बारे में बात हो रहा है तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाना चाहिए, और H.C. मॉरिसन का नाम तो यहाँ पर दे ही दिया है। स्तर बताया गया है, मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल या परावर्तक स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल या समझ का स्तर, ह्यूरिस्टिक लेवल अनुमानीय स्तर। इन चारों में बताइए कौन सा जो है ऐसा लेवल है जिसके बारे में H.C. मॉरिसन ने बात किया था और ये कॉम्प्रिहेंशन और रिलेशनशिप के बारे में आइडिया हमें देता है। तो याद रखिएगा कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन और रिलेशनशिप के बारे में बात, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, किसी चीज़ के मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना, है ना। रिलेशनशिप आप तब लगा पाते हो जब आप किसी चीज़ को समझ जाओगे। मेमोरी लेवल में सिर्फ रटा जाता है ना, रटना, तो ये मेमोरी स्तर है ना। तो ये जो है नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ना, ये सबसे ऊपर का लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है इसमें आप खुद से ही कुछ क्रिएट कर पाते हैं, यहाँ पर जो है ना क्रिएशन वाला लेवल आ जाता है, और ये भी नहीं होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला लेवल। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं चीज़ों को, उनके बीच में संबंध स्थापित कर पाते हैं, दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट्स के बीच में भी। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को ही मॉरिसन ने दिया था, है ना। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल को दिया था। तो आप जो है समझ का स्तर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसको ही सही मानेंगे, है ना। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा इनको सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च अलाउज द रिसर्चर टू मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड ट्रेंड्स विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। बताइए कि शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोधकर्ता को चर या वेरिएबल्स में हेर फेर किए बिना पिछले डेटा और रुझानों के आधार पर भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है। पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रायोगिक अनुसंधान, दूसरा है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान, और चौथा है सह संबंधी अनुसंधान या को रिलेशनल रिसर्च। बताइए इनमें से कौन सा मेथड है जो रिसर्चर को अलाउ करता है कि वो प्रिडिक्शंस दे सकें पास्ट डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर। वेरिएबल्स को यहाँ पर मैनिपुलेट करने की आज़ादी नहीं होती है। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स है तो ये तो होगा ही नहीं। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, है ना, एज इट इज़, जो भी चीज़ें जैसी हैं उसका वर्णन आपने कर दिया, है ना, लेकिन आप प्रिडिक्शन नहीं देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है, जो भी चीज़ें घटना जो घट चुकी है उसको जो है यहाँ पर आप बताते हैं, वो चीज़ें घटने के बाद, है ना, तो ये भी नहीं होगा। जो को रिलेशनल रिसर्च इसने बोल दिया सह संबंधी अनुसंधान, इसमें क्या करते हो आप एक्सप्लोर कर सकते हो रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में, उनको मैनिपुलेट किए बिना, और इसमें हम ऑफन जो पास्ट डेटा है ना, हिस्ट्री में जो डेटा है उसको हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्शंस बनाने के लिए, प्रेडिक्शंस देने के लिए, और फ्यूचर ट्रेंड्स या बिहेवियर को बताने के लिए, यानी कि यहाँ पर हम प्रेडिक्शन देते हैं, ये भविष्यवाणी करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, को रिलेशनल रिसर्च। इसमें हम
दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को बिना मैनिपुलेट किए उनके रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करते हैं, पास्ट डेटा को यूज़ करते हैं और ट्रेंड्स को हम बताते हैं उसी के आधार पर, बिना वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किए बिना। तो कोरिलेशनल रिसर्च जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज होप कि आज का ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं ये आपको जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके दिसंबर एग्जाम में। डेली जुड़िए हमारे इन सेशंस से और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करिए और साथ ही साथ अपने जो डर है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का उसको भी ख़त्म करिए। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।